अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। गुज़िश्ता हफ्ते कराची के अंदर बारिशों से होने वाली तबाहकारियों के बाद लगता ये है कि हुक्मरान वक्त और अपोजिशन साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट भी तमाम लोग एक पेज पे आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। इसी चीज़ के पेश नज़र हमने देखा जहाँ पे कराची के अंदर सूबाई हुकूमत ने अपना किरदार अदा करने की कोशिश की तो थी, मगर उससे कोई खातिर ख्वाह नताइज हमें सामने आते हुए नहीं दिखाई दिए थे। अवामुन्नास को दरपेश मसाइलों के अंदर बिलखुसूस जो है वाटर के जो मसाइल थे या पानी जो जमा हो जा रहा था उसकी वजह से जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा था कराची वालों को, साथ ही साथ बिजली नेटवर्क का प्रॉब्लम, मोबाइल नेटवर्क्स का इशू, लैंडलाइंस का इशूज़ और इसके साथ साथ बहुत सारे इश्यूज़ ने कराची वालों की ज़िंदगी को अजीरन करके रख दिया था। इन्हीं सारी चीज़ों के पेश नज़र हमने ये देखा था कि वफाक की जानिब से काफ़ी जो है इसके ऊपर एक्शन प्लान्स के ऊपर बात की जाने लगी और कराची जो है वो सब की निगाह का मरकज़ बन गया। वहीं पे हमने देखा कि सूबाई गवर्नमेंट्स ने भी अपनी तौर पे इक़दाम किए, मगर सिचुएशन को ज़्यादा ही जो है गंभीर होती जा रही थी कि बारिशों की वजह से जो है वो तबाहाली ने जो है बारिशों के बाद जो है अपने इम्पैक्ट डालना शुरू किया और कई इलाकों के अंदर काफ़ी अरसे तक के जो है बिजली और पानी की सहूलियात मुअत्तल रहीं। यहाँ तक कि इसके साथ साथ हमने देखा कि वहाँ पे मोबाइल फ़ोन नेटवर्क की भी लाइनें भी तबाह हो चुकी, मोबाइल फ़ोन नेटवर्क के भी सिग्नल्स नहीं आ रहे थे और PTCLs की जो लाइनें थी उसके अंदर भी काफ़ी जो है वो लाइन कनेक्शन के अंदर इशूज़ आना शुरू हो गए थे। गरचे अभी काफ़ी हद तक के शहर की सिचुएशन को कंट्रोल में किया जा चुका है, मगर अभी भी काफ़ी इलाकों के अंदर जो है वो कारोबार आम मामूलात ज़िंदगी जो है बुरी तरीके से मुतासर हुई है। ये सारी चीज़ों के पेश नज़र हमने देखा कि सूबाई गवर्नमेंट ने, फिर वफाकी गवर्नमेंट ने और साथ ही साथ आर्म्ड फोर्स ने भी इसमें अपना किरदार अदा करने की कोशिश की और तमाम लोग एक पेज पे आते हुए कराची को एक मरकज़ी निगाह बना के और उसके ऊपर अपना एक हिकमत अमली तैयार करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। लगता यह है कि पाक फ़ौज के सरबराह और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और अपोजिशन जो है सिंध, बिलखुसूस सिंध की जो सूबाई गवर्नमेंट है जो कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, इनके दरमियान भी काफ़ी लेवल्स के ऊपर बातचीत हो रही है। कराची को अब वाकई में जो है जिसके अंदर इसके जो अवाम डिप्राइव्ड हो गए थे या एहसास महरूमी का शिकार हो गए थे काफ़ी अरसे से, उसके ऊपर ख़ास तवज्जो मरकूज़ करके कराची की सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी के पेश नज़र हमने देखा कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कराची का विज़िट किया, फिर अपोजिशन लीडर जो पंजाब के जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने भी कराची का विज़िट किया। साथ ही साथ कल जुम्मे के रोज़ जो है इमरान खान साहब भी कराची का विज़िट करने जा रहे हैं। इसी सारे दौरों के अंदर हम देख रहे हैं कि तमाम पार्टीज़ इस वक्त मुतहरिक हुई हैं कि किसी तरीके से कराची के जो एक वोट बैंक है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, उसको जो है यहाँ पे एक मजबूत बनाया जाए और ये वो वक्त है कि जिसके तहत अपनी खदमात दे के जो है अवामुन्नास का जो है वो कॉन्फिडेंस को अपनी तरफ मबसूल किया जाए। इन्हीं सारी चीज़ों के पेश नज़र देखना यह है कि किस तरीके से ये जो हिकमत अमली अभी इस वक्त बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं, चाहे वो अपोजिशन लीडर हो, चाहे PMLN की बात करें, चाहे PPP की बात करें, चाहे MQM की बात करें, चाहे मौजूदा गवर्नमेंट PTI की बात करें, चाहे आर्म्ड फोर्सेस की बात करें। तमाम लोग अपनी कोशिशें कर रहे हैं, तमाम इदारे कोशिशें कर रहे हैं कि कराची की सूरत हाल को नॉर्मलाइजेशन के ऊपर लाया जाए और आने वाले जो वक्त है उसके अंदर इन इस डिज़ास्टरस सिचुएशन से जो है कराची को महफूज किया जाए। इसके लिए यकीनन एक ग्रैंड मेगा प्लान बनाना होगा जिसके तहत कराची के अंदर निकासी का सिस्टम को जो है वो एक नए तरीके से उसको डालना होगा। साथ ही साथ जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के जो सारे यूनिट्स हैं उसको भी जो है वो रिफ़ाइन करना होगा, नए तरीके से उसको भी बनाना होगा और जो हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का सेटअप है उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सीरियसली जो है वो काम करना होगा। अगर हम बात करें तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि कराची के लिए एक मेगा प्लान उन्होंने मरतब दिया है जो आने वाले दिनों के अंदर कराची के ऊपर उसके ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा। हम ये बात तो एक्सेप्ट करते हैं, मगर यहाँ पे हम दूसरी जानिब इमरान खान साहब की तवज्जो एक मेगा प्रोजेक्ट जो कि पहले ही कराची के अंदर स्टार्ट है, जो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि 2017-18 के अंदर मुकम्मल होने वाला था। यानी PMLN की गवर्नमेंट के अंदर ये प्रोजेक्ट तकरीबन मुकम्मल होने ही वाला था कि उस वक्त के वज़ीर आज़म को जो है नाअहल करार दे दिया गया। तब से लेके अब तक तकरीबन 3 साल गुजर चुके हैं और ये प्रोजेक्ट ना ही आगे बढ़ा है और ना इसके ऊपर कोई पेशरफ्त होती हुई दिखाई दे रही है। तो प्रोजेक्ट्स तो बहुत आते हैं कि चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट लेके आती है प्रोजेक्ट, PMLN की लाती हो, PPP की लाती हो या PTI गवर्नमेंट खुद लेके आ रही हो कोई प्रोजेक्ट, अगर उस प्रोजेक्ट को हद्दुल इम्कान जो है पाए तकमील तक नहीं पहुँचाया जाता
तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्र हो जाता है कि वो प्रोजेक्ट फिर किस काम का, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर अवामुन्नास के अरबों रुपए खर्च हो जाएँ और वो गवर्नमेंट की तब्दीली के बाद वो प्रोजेक्ट स्टक अप हो जाए। तो इन चीज़ों को जो है हमारे रिसोर्सेज वैसे ही है, पाकिस्तान के रिसोर्सेज अनयूटिलाइज्ड हैं, काफ़ी रिसोर्सेज पाकिस्तान के जो है वो यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं प्रॉपर तरीके से, मैनेजमेंट की वजह कह लें या फिर पॉलिसी या प्लानिंग के इसमें फुकदान कह लें। मगर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं उनको ही कम से कम दूसरी गवर्नमेंट आने वाली उसको मुकर्ररा वक्त पे मुकम्मल करे, ताकि जो आने वाले दिन है उसके अंदर नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जाए। यानी अब जो प्रोजेक्ट्स कराची के अंदर खासतौर से ग्रीन लैंड के जो बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट PMLN की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, वो एक तरफ तो रुका हुआ है। अब नए प्रोजेक्ट्स अगर लेके आए जा रहे हैं तो उसके ऊपर क्या, इसके ऊपर कितने कवी इम्कान है कि उन प्रोजेक्ट्स को भी मुकम्मल किया जाएगा। तो अवामुन्नास जो है वो यहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्ट्स की जो डिक्लेरेशन या उसके ऊपर अमाउंट सर्व किए जाने के ऊपर ऐलान सुनने के लिए नहीं बैठे हुए, बल्कि अवामुन्नास ही चाहते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं कराची के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर किए जा रहे हो, कहीं पे भी, चाहे वो लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, गुजरांवाला हो, मुल्तान हो, फैसलाबाद हो, बलूचिस्तान हो, KPK हो, कहीं पे भी अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो ये याद रहे कि ये पैसा अवामुन्नास का है। और अवामुन्नास के पैसे से अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है तो उसके अंदर ऑडिट करके उसको जो है उसके अंदर जो करप्शन है उसको ख़त्म करके मगर उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाए, पाए तकमील तक लेके जाया जाए। तो उम्मीद ये करते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जो विज़िट होगा उसके अंदर कराची के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी, जो कि ना सिर्फ खबरों तक की होगी बल्कि हिकमत अमली भी उसके ऊपर तैयार करके अमली जामा भी पहनाया जाएगा। तो ये देखना यह है कि क्या बड़ी पेशरफ्त PTI की गवर्नमेंट करती है कराची के लिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर उम्मीद ये करते हैं कि जो इस वक्त तमाम इदारे मुतहर्रिक हुए में हैं कराची के लिए, ये कराची के लिए एक नया बाब खोलें, कराची की डेवलपमेंट के लिए एक नया सिलसिला शुरू करें और कराची जैसे रोशनियों का शहर माना जाता था वो वापस अपने उसी डगर पे आ जाए, उसका अपना स्टेटस उसी तरीके से बहाल हो जाए। यहाँ पे हम आपको बात बताते चलें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि कराची के अंदर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के पे काम किया जा रहा है इसमें लगभग 3 साल का पीरियड दरकार होगा। तो 3 साल का पीरियड हो, 4 साल का पीरियड हो, मगर प्रोजेक्ट अगर चलता रहे तो अवामुन्नास को कोई शिकायत नहीं होती है और वो प्रोजेक्ट जब मुकम्मल होता है तो अवामुन्नास जो है उसकी फैसिलिटेशन से फ़ायदा भी उठाते हैं। मगर हम यही देख रहे हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसके अंदर ताख़ीर हो जाती है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट ये है कि जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाए उसमें चाहे सूबाई गवर्नमेंट को एक पेज पे लाया जाए, चाहे अपोजिशंस को लाया जाए, किसी भी तरीके से उन प्रोजेक्ट्स को पूरे पाकिस्तान में कहीं भी प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है उसको पाए तकमील तक पहुंचाना भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारियों में शामिल होना चाहिए। इसके बाद हम दूसरी खबर की तरफ जानते हैं कि वज़ीर आज़म के मुशीर बराए इदारे जाती इस्लाहात या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स डॉक्टर इशरत हुसैन साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऊपर जो रिफॉर्म्स किए जाने हैं ये बहुत ज़रूरी है, टैक्स मशीनरीज़ के लिए, टैक्स सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो रिफॉर्म्स हम करेंगे इसके अंदर इसके रिफॉर्म्स किए बगैर पाकिस्तान के लिए तरक्की की शरह का तयन करना जो है मुमकिन नहीं होगा। इसी के पेश नज़र ये फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी को जो नेशनल असम्बली में बताते हुए ये बात की कि मौजूदा गवर्नमेंट ने गुज़श्ता 6 माह पहले इस प्रोजेक्ट के ऊपर यानी FBR की रिफॉर्म्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। इसके अंदर वर्ल्ड बैंक की जानिब से $80 मिलियन के ऊपर भी वर्ल्ड बैंक की जानिब से पैकेज दिया गया है जिस पर काम किया जा रहा है। और IMF को भी जो इसके अंदर जो IMF की रिकमेंडेशन है या तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको भी सामने रखते हुए इन प्रोजेक्ट्स को काम करना होगा। यानी FBR को फ़आल बनाना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इस वक्त अवलिन तरजीह में होना चाहिए, क्योंकि जब तक कि FBR के सिस्टम को फ़आल नहीं बनाया जाएगा, मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज नहीं किया जाएगा, टैक्स कलेक्शन जो है वो उसके अंदर हमें काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा मानना है डॉक्टर इशरत हुसैन साहब का, जो कि वज़ीर आज़म के जो मुशीर बराए ख़ास हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के ऊपर। तो ये एक पेशरफ्त हो रही है पाकिस्तान के अंदर। उम्मीद ये करते हैं कि टैक्स का सिस्टम भी काफ़ी बेहतर हो जाए पाकिस्तान के अंदर, ताकि इसके अंदर जो भी आने वाली मसाइल हैं, मुश्किलात हैं अवामुन्नास को, वो बर वक्त दूर की जा सकें। साथ ही साथ डॉक्टर इशरत हुसैन साहब ने ये भी कहा कि जब तक कि टैक्स टू GDP रेशो नहीं बढ़ेगा पाकिस्तान का, पाकिस्तान की तरक्की की शरह का तयन करना मुमकिन नहीं है। यानी हमारी जो टैक्स टू GDP रेशो जो है वो एक पैरामीटर होता है कि पाकिस्तान में जो GDP है या पाकिस्तान की नेशनल इनकम जो है उसमें टैक्स की कलेक्शन का एक तनासुब कितना है। अगर ये तनासुब बढ़ता है तो पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ देखें कि हमने जो सिस्टम मौजूदा गवर्नमेंट ने या गुज़िश्ता गवर्नमेंट ने भी इस पर काम किया था टैक्स के सिस्टम के ऊपर, तो इस पे जो काम हो रहा है
इस पे अगर हम नॉर्मल तखमिया करते हैं कि नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर तो इजाफा हो रहा है, मगर टैक्स कलेक्शन जो है वो प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले में एज सच बहुत सब्सटेंशियल लेवल पे नहीं ग्रो कर रहा। तो ये एक कुछ चीज़ें हैं कि एक तो टैक्स स्लैब चेंज हो जाते हैं, उसके बाद जो है वो टैक्स के अंदर दुश्वारियाँ, फिर जो रिबेट्स क्लेम होते हैं, उसके बाद जो नेट ऑफ होके आता है, तो ये एक बड़ा मसला है। मगर गुज़िश्ता साल के मुकाबले हमने देखा कि इस साल FBR ने काफ़ी हद तक के पेशरफ्त की है 2 महीने के अंदर। 2 महीने के अंदर यानी जुलाई और अगस्त के महीने के अंदर जो FBR को टैक्स का टारगेट दिया गया था वो तकरीबन मजमूई तौर पे 551 बिलियन रुपीस का था, जबकि पाकिस्तान ने इसमें कलेक्शन किया 593 बिलियन रुपीस की, जो कि टारगेट से तकरीबन 42 अरब रुपए जो है वो ज़्यादा है। तो ये कुछ पेशरफ्त तो होती हुई दिखाई दे रही है, मगर डॉक्टर इशरत हुसैन साहब का मानना यह है कि इस सिस्टम को मज़ीद रिफ़ॉर्म करना होगा और इस रिफ़ॉर्म्स के नतीजे के अंदर जो भी इसके अंदर हर्डल्स हैं, दुश्वारियाँ हैं, उसको दूर करके इसको जो है करप्शन से साफ़ करना होगा। करप्शन से पाक साफ़ करके इस सिस्टम के अंदर जो है वो अमेंडमेंट्स लानी होंगी। इसके तहत जो है वो टैक्स कलेक्शन को जो है आसान बनाना होगा और जो टैक्स पेयर है उसको भी फैसिलिटेट करना होगा। तो ये उम्मीद ये करते हैं कि इसके ऊपर भी काम हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि FATF की जो डेडलाइन है उसके तहत भी पाकिस्तान को इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है हिकमत अमली करनी है और साथ ही साथ लॉ रिफॉर्म्स के ऊपर भी पाकिस्तान काम कर रहा है। कहीं ना कहीं ये र्यूमर्स भी आ रही हैं कि पाकिस्तान लैकिंग कर रहा है FATF के हवाले से, मगर ये भी र्यूमर्स ही हैं। हम उम्मीद ये करते हैं कि ये जो FATF के जो पाकिस्तान रेगुलेशंस को फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहा है, इसमें पाकिस्तान कामयाब हो जाए और जो इसके ऊपर लॉ रिफॉर्म्स हो रहे हैं उस पर भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का मानना ये है कि किसी भी सूरत के अंदर जो FATF के कवानीन को असम्बली से जो है मंजूर करवाना उनकी अवलिन तरजीहात में शामिल है। तो ये एक बड़ा ही जो है वो एक लम्हा फ़िक्र है कि अगर कहीं ऐसी न्यूज़ प्रिवेल भी कर रही हैं कि FATF की जो पाकिस्तान लैकिंग कर रहा है या पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से जो है वो अपने आप को प्रोसीड करके आगे मूव नहीं कर सकता, तो ये र्यूमर्स हैं। हमें इन र्यूमर्स के ऊपर नहीं आगे जाना चाहिए, बल्कि जो हमारे जो हिकमत अमली तैयार की जा रही है उस पर उम्मीद ये करनी चाहिए कि तमाम जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, चाहे वो हुक्मरान वक्त हैं, वो सब एक पेज पे आके पाकिस्तान की भला के लिए अगर कोई भी कानून ऐसा जो है पास होने जा रहा है जिससे पाकिस्तान का स्टेटस बेहतर हो सकता है, तो उस पर सबको मिलकर सोचना चाहिए और इसके ऊपर मिल के इक़दाम करने चाहिए ताकि पाकिस्तान के लिए तरक्की के लिए राहें और हमवार हो जाएं। ये तो थी डोमेस्टिक न्यूज़। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के हवाले से। यानी इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर अगर हम बात करें तो इस वक्त जो पूरा सिनेरियो दिखाई दे रहा है उसके अंदर जो ऑयल मार्केट और गोल्ड मार्केट के अंदर कुछ सिनेरियो हमारे को थोड़ा सा बैलेंस्ड आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करते हैं क्रूड की, तो क्रूड तकरीबन 80 सेंट्स नीचे आने के बाद $40.71 US पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट की बात करते हैं तो ब्रेंट 85 सेंट्स नीचे आने के बाद $43.58 US पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। गोल्ड तकरीबन $7 नीचे आने के बाद 1937 US पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है और सिल्वर तकरीबन 27.212 US पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। तो मजमूई तौर पे हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर इस वक्त थोड़ा सा स्टेबिलिटी की सिचुएशन है। ऑयल इस वक्त थोड़ा सा करेक्शन फेज ले रहा है। कहीं ना कहीं ये र्यूमर ज़रूर हैं कि अभी कोरोना वायरस के बाद जो है इकोनॉमीज पूरी तौर से ओपन नहीं हुई हैं, मगर हम एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की अगर न्यूज़ अगर हम देखें जिस पे इन्वेंट्री के बारे में बात की जाती है, EIA की जानिब से जो इन्वेंट्री की बताया गया है लेटेस्ट अपडेट्स के अंदर, उसमें कहा गया है कि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इन्वेंट्री 1.88 मिलियन बैरल से जो है वो नेगेटिव में होगी, मगर वहीं पर दूसरी जानिब देखें तो ये जो इन्वेंट्री का हजम है वो तकरीबन 9 मिलियन बैरल से अबव जो है वो नेगेटिव में आ गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा ये अलार्मिंग एक सिचुएशन है जिसके तहत ये पता चल रहा है कि मार्केट्स के अंदर डिमांड जो है वो क्रिएट होती चली जा रही है। यानी अब जो एक पैनिक था वो पैनिक ख़त्म होना शुरू हो रहा है मार्केट से, और जो फोरकास्ट किया गया था कि 1.8 मिलियन बैरल से इन्वेंट्री नेगेटिव होगी, तो ये 9 मिलियन बैरल से अबव जो है वो इन्वेंट्री नेगेटिव है। तो ये एक अच्छा सिनेरियो है। ये एक खुशी की नवीद है कि इंटरनेशनल मार्केट्स जो है वो बहाल होना शुरू हो गई हैं, आलमी मईशतों के अंदर कारोबारी ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो गई है। मगर वहीं पर दूसरी जानिब जो है वो कुछ ये भी र्यूमर्स हैं कि शायद अभी प्रॉपर तरीके से डिमांड बहाल नहीं हुई है, क्योंकि जो अभी इस वक्त कोरोना वायरस की ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है और माशी जो है वो इस्लाहात हो रही हैं अभी इस वक्त, तो ये कहना कबल अज़ वक्त है कुछ ग्रुप्स का कि अभी मईशतों को बहाल होने में कुछ टाइम दरकार होगा। बहरहाल
EIA की जो इन्वेंट्री की रिपोर्ट है वो बड़ी मुस्बत आई है। उसके तहत जो अगर हम बात करें तो उसके तहत ऑयल के अंदर अभी काफ़ी इस वक्त जान मौजूद है कि ऑयल यहाँ से रिवर्ट कर सकता है। मगर अभी फ़िलहाल ये भी बात जहन में रखें कि इंटरनेशनल जो ओपेक प्लस मेंबरान हैं उन्होंने ऑयल की प्रोडक्शन तकरीबन 9.7 मिलियन बैरल प्रोडक्शन कट की हुई है पर डे के हिसाब से। तो ये अगर इसके अंदर वापस ये प्रोडक्शन को आउटपुट को बढ़ाते हैं और ये कट को कम करते हैं, जो कि उम्मीद ये की जा रही है कि सितंबर से ऑनवर्ड इस कट को कम किया जाएगा, यानी सितंबर में शायद इसको 7.7 मिलियन बैरल प्रोडक्शन कट के पर डे के हिसाब से कट लाया जाए और 2 मिलियन बैरल मज़ीद इंजेक्ट किया जाए। तो मजमूई तौर पर 9.7 मिलियन बैरल से अगर 7.7 मिलियन बैरल कट के ऊपर आते हैं तो 2 मिलियन बैरल जो है मार्केट के अंदर इंजेक्ट हो जाएगा। तो जब ये इंजेक्ट होगा तो उसके बाद सूरत हाल क्या रहती है? तो यही कुछ मानना कुछ ग्रुप्स का है कि अभी चूँकि प्रोडक्शन कट है बहुत बड़े लेवल्स के ऊपर, तो ये मार्केट्स के अंदर समझ लें एक जो वो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो हमको श्रिंक होता दिख रहा है। अगर कोई जो ऑयल प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो अपने प्रोडक्शन कट को जो है हटाती हैं और आउटपुट बढ़ाना शुरू करती हैं, तो फिर ये जो डिफरेंस है डिमांड और सप्लाई का, ये फिर क्या वापस तो नहीं बढ़ जाएगा? क्योंकि अभी कंपनीज़ जो है उन्होंने काफ़ी वास्ट लेवल के ऊपर कट किया हुआ है, तो इसलिए ये नंबर्स जो है उसको बैलेंस कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा एक सिनेरियो है जिसके तहत अभी भी आलमी मईशतों के अंदर एक अभाम सी सूरत हाल आती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ गोल्ड भी इस वक्त अपने आप को कुछ 1920 से 1940 यूएस डॉलर पर आउंस के ऊपर अपने आप को रखे हुए सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे देखना ये होगा कि आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके से आलमी मईशत जो है वो कोरोना वायरस की जो जाती हुई सिचुएशन है या ख़त्म होती हुई सूरत हाल है इसको कैसे एब्जॉर्ब करती है और इसके बाद मईशतों के क्या हालात होते हैं और वो किस तरीके से अपने आप को ग्रो करने के लिए स्ट्रेटजी बनाती हैं। इसके अंदर शर्त यह है कि कोरोना वायरस मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट हो गया हो और वो दोबारा जो है मईशतों को अपनी तबाहकारियों के ना लपेटे, और दूसरी शर्त यह है कि इंटरनेशनल मईशतों के अंदर कोई मज़ीद जो है पेचीदा सूरत हाल ना क्रिएट हो, जैसे अमेरिका और चाइना के दरमियान बढ़ती हुई कशीदा सूरत हाल की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज से लेके फार ईस्ट तक के जो है वो तमाम ममालिक जो है वो उसमें मुतासर हो सकते हैं। तो ये कुछ सूरत हाल है। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों के अंदर मईशत किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। वहीं पर वज़ीर आज़म इमरान खान को कराची वाले जो है वो वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं कि वो कल कराची में आएँ, अपना दौरा करें, कराची वालों की जो इस वक्त परेशानियाँ हैं, मुसीबतें हैं, उनको समझें, ग्रास रूट तक के जाके समझें और उसके ऊपर एक ऐसी वाज़ेह हिकमत अमली तैयार करें और उसको हिकमत अमली को तैयार ही ना करें सिर्फ, बल्कि उसको अमली जामा पहनाते हुए उसको हिकमत अमली को जो है आगे बढ़ाएं। तो ये गुजारिश है कराची वालों की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो कराची को जो है वो थोड़ी प्रायोरिटी नोट के ऊपर देखें और जिस तरीके से कराची की तरह बाकी भी और ममालिक कराची की तरह हैं, तब कराची वाले वहाँ भी जाते हैं, वहाँ वाले कराची भी आते हैं, तो कराची में तमाम जो है सूबों वालों का, ज़बान बोलने वालों का, तमाम लोगों का जो पाकिस्तानी है वो इनका बड़ी अहमियत का हामिल है कराची। तो इसके ऊपर एक गौर से इनको सोचना चाहिए हुक्मरान वक्त को और इसके ऊपर एक ग्रैंड पॉलिसी मरतब देनी चाहिए और उसको नाफिजुल अमल भी बनाना चाहिए। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सरज़मीन को शाद बाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।